गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे धनायन विनिमय क्षमता व पौधों को पोषण। अर्थात जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो धनायन विनिमय क्षमता पौधों के अंदर जो पोषक तत्व की पूर्ति होती है, जितने भी खनिज पोषक तत्व होते हैं उन खनिज पोषक तत्वों की पूर्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अर्थात धनायन विनिमय क्षमता के माध्यम से किस प्रकार से पादपों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी हेडिंग डालते हैं आज की, वो है धनायन विनिमय क्षमता धनायन विनिमय क्षमता व पौधों के पोषक तत्वों की पूर्ति। देखो बच्चों, सामान्यतः जितने भी खनिज पोषक तत्व होते हैं वो धनायन प्रकृति के होते हैं। चाहे एनपीके देख लीजिए आप, सीएमजीएस को देख लीजिए, या फिर जितने भी अपने अन्य जो लघु मात्रिक पोषक तत्व हैं उनकी बात आप कर लीजिए, सभी सामान्यतः धनायन होते हैं, कैटायन वाली स्थिति में वो होते हैं। कुछ को छोड़ दें अपन, जैसे नाइट्रेट है अपने, इनको अगर हम छोड़ देते हैं, क्लोराइड है, तो ज़्यादातर जो ज़्यादातर जो पोषक तत्व होते हैं वो धनायन ही होते हैं। अब ये जो धनायन होते हैं वो किस प्रकार से धनायन विनिमय क्षमता के द्वारा पौधों को प्राप्त होते हैं। धनायन विनिमय क्षमता के बारे में आप जानते होंगे कि मृदा की जो पृष्ठ सतह है उसके माध्यम से एक दूसरे प्रकार के धनायनों का जो आदान प्रदान होता है उसे अपन धनायन विनिमय कहते हैं, और वो कितनी मात्रा में होता है वो आपकी धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। अब हम यहाँ बात करें तो आपके जो पोषक तत्वों की प्राप्यता होती है वो पोषक तत्वों की प्राप्यता धनायन विनिमय क्षमता के माध्यम से आसानी से हो जाती है। अर्थात पौधों को जो पोषक तत्व मिलते हैं उसके अंदर धनायन विनिमय क्षमता एक सरलता के रूप में सहयोग देने का काम करती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि धनायन विनिमय क्षमता धनायन विनिमय क्षमता पौधों को पोषण प्रदान करने में सरलता प्रदान करती है। देखो बच्चों, ये क्या करती है, धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में सरलता प्रदान करने का काम करती है। अब ये किस प्रकार से होता है इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो आपके धनायन विनिमय क्षमता पौधों को पोषण प्रदान निम्न दो प्रकार से कर सकती है। यहाँ पर देखते हैं कि इसके माध्यम से पौधों को निम्न दो प्रकार से पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। अर्थात ये दो प्रकार के चरण होते हैं, जिन दो प्रकार के चरणों के माध्यम से पोषक तत्व की जो पूर्ति होती है वो आपके पौधों को की जाती है। पहले चरण की यदि हम बात करें बच्चों तो इसमें ऐसा होता है कि आपके जितने भी मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर मृदा की जो पादपों की जो मूल रोम होती है उसकी जो पृष्ठीय सतह होती है ये क्या करते हैं, धनायनों को अवशोषित अर्थात अधिशोषित करने का काम करते हैं।
अब ये अधिशोषित कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो मर्दा की जो सरफेस होती है, मर्दा की जो सतह होती हैं, वहाँ से जो धनायन होते हैं, ये धनायन विनिमय के माध्यम से मर्दा विलयन में आ जाते हैं और मर्दा विलयन से ये धनायन आपके सूक्ष्म जीवों की सरफेस या फिर पौधों के जो मूल रोम होती हैं, उन मूल रोमों की सतह के ऊपर आ जाती है। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे आपके ये पेड़ हैं, इनकी ये जो जड़ें हैं, इसकी टहनियाँ हैं, इसके ये मूल रोम हैं। अब होता क्या है कि आपके जैसे ये पृष्ठ, मर्दा का जो पृष्ठ है, उस मर्दा के पृष्ठ से क्या होता है, आपके जो धनायन हैं वो धनायन यहाँ से रिलीज होते हैं, ये धनायन रिलीज होते हैं, निकलते हैं और ये मर्दा विलयन में आके इकट्ठा हो जाते हैं। इस मर्दा विलयन से ये जो धनायन होते हैं ये मूल रोम में चले जाते हैं। अगर किसी सूक्ष्म जीव की यदि हम बात करते हैं तो जैसे मान लो ये कोई सूक्ष्म जीव है, इस सूक्ष्म जीव की ये सरफेस है, तो इस सरफेस से क्या होगा, ये आपके जो धनायन मर्दा विलयन में आए हैं वो आपके इस सूक्ष्म जीव की सतह पर आ जाएंगे। ये आपके सूक्ष्म जीव हैं, इस सूक्ष्म जीव की सतह के ऊपर इस मर्दा के पृष्ठ से पहले मर्दा विलयन में आएंगे और इस मर्दा विलयन से, ये मर्दा विलयन है आपके, ये है मर्दा पृष्ठ और मर्दा पृष्ठ से आपके क्या है, मूल रोम है, जिसकी पादपों की मूल रोम है और ये आपके क्या है, सूक्ष्म जीव है। इस प्रकार से मूल रोम में या सूक्ष्म जीवों की सतह पे जो धनायन आते हैं उस कहाँ से आते हैं, वो मर्दा विलयन से आते हैं और मर्दा विलयन में ये धनायन आपके मर्दा पृष्ठ के सतह पर उपस्थित जो धनायन होते हैं उसके रिलीज होने से, उसके उत्सर्जित होने से यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो इस प्रकार की ये पहली प्रोसेस है जिसके अंदर आपके क्या होता है, धनायनों का विनिमय होता है। तो मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ पहली प्रक्रिया को। तो बच्चों पहली प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मर्दा पृष्ठ से धनायन मर्दा विलयन में उत्सर्जित होते हैं। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में मर्दा पृष्ठ से धनायन मर्दा विलयन में उत्सर्जित होते हैं। मर्दा विलयन से ये धनायन मर्दा विलयन से ये धनायन पौधों के मूल रोम की पृष्ठ सतह या सूक्ष्म जीवों की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होते हैं। देखो बच्चों, ये पहली प्रोसेस है जिसके अंदर आपके मर्दा की जो पृष्ठ सतह होती है उस पृष्ठ सतह से ये जो धनायन होते हैं वो आपके मर्दा विलयन में आ जाते हैं और मर्दा विलयन से ये मूल रोम, पादपों की जो मूल रोम होती है या सूक्ष्म जीवों की जो पृष्ठ सतह होती है वहाँ पर अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पहली प्रोसेस पूरी होती है। दूसरी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है धनायनों के वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट किसके मध्य होती है, ये मर्दा के पृष्ठ और सूक्ष्म जीव या फिर जो मूल रोम है उन दोनों की पृष्ठों के मध्य सामान्यतः डायरेक्ट अर्थात सीधे जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। मर्दा विलयन के अंदर जो धनायन होते हैं वो नहीं जाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके जैसे ये पेड़ है, ये इसकी क्या है, ये जड़ें हैं, ये मूल रोम मान लीजिए आप इसे। तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि आपके
ये जो मर्दा है उस मर्दा से धनायन जो रिलीज होगा वो डायरेक्ट आपके कहाँ जाएगा, मूल रोम के ऊपर जाएगा, या फिर आपकी जो सूक्ष्म जीव है उस सूक्ष्म जीव की क्या जो सतह होगी उस सतह के ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा ये धनायन। मर्दा विलयन के अंदर धनायन इस प्रोसेस के अंदर नहीं जाता है। यही कारण होता है कि इस प्रोसेस के कारण, इस प्रक्रिया के अंदर जो धनायन होता है उसकी जल के बहाव के कारण नुकसान जो होता है, कमी जो होती है मर्दा में वो नहीं होती है। अर्थात आपके ये जो धनायन होगा वो डायरेक्ट मर्दा से पोषक तत्व के रूप में मूल रोम या फिर सूक्ष्म जीवों की सतह पर जाएगा, जिससे जल के बहाव के साथ इन धनायनों के बहकर जाने की जो समस्या होती है वो नहीं होती है और मर्दा के अंदर इन पोषक तत्वों की पूर्ति बनी हुई रह जाती है। तो आप समझ गए होंगे इसे। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि किस प्रकार से ये जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो संपादित होती है। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में धनायन, जिसे आप बोल सकते हैं पोषक तत्व, मर्दा पृष्ठ से सीधे ही पौधों की मूल रोम की पृष्ठ सतह या सूक्ष्म जीवों की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित होते हैं। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया के अंदर धनायन जो होते हैं, धनायन मर्दा पृष्ठ से सीधे ही पौधों की मूल रोम की पृष्ठ सतह या फिर सूक्ष्म जीवों की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। इसी कारण इस प्रक्रिया में जल निकास के द्वारा पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। ध्यान रखना बच्चों, इस प्रक्रिया के अंदर पादपों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पोषक तत्व जल के बहाव के साथ नहीं जा पाते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन आगे का जो टॉपिक है उसको चर्चा में लेते हैं। आगे बच्चों अपना टॉपिक है धनायन विनिमय द्वारा पोषक तत्वों की प्राप्यता पर निर्भरता। कहने का मतलब धनायन विनिमय जो प्रक्रिया है, धनायन विनिमय क्षमता जो है, उस धनायन विनिमय क्षमता या धनायन विनिमय के परिणाम स्वरूप आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं पौधों के लिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ कारक हैं जो कारक इसकी पोषक तत्वों की निर्भरता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है धनायन संतृप्ति। इस कारकों के बारे में इस बात करें कि धनायन विनिमय क्षमता किस प्रकार से पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करती है, अर्थात धनायन विनिमय क्षमता के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधों के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्यता
अर्थात पौधों को प्राप्त होने की जो क्षमता है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं धनायन संतृप्ति। धनायन संतृप्ति जो होती है वो किस प्रकार से धनायन संतृप्ति जो होती है बच्चों वो किस प्रकार से पोषक तत्वों की जो प्राप्यता होती है पौधों को उसको प्रभावित करती है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो पोषक तत्व धनायन संतृप्ति का मतलब होता है बच्चों मृदा के अंदर उपस्थित जो धनायन है उसकी क्षमता, अर्थात मृदा में कोई धनायन कितनी मात्रा में उपस्थित है वो कहलाती है उसकी धनायन संतृप्ति। अर्थात मृदा के अंदर यदि प्रचुर मात्रा के अंदर धनायन उपस्थित हैं तो इस स्थिति के अंदर आपके मृदा में जो पोषक तत्व होंगे वो प्रचुर मात्रा में पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि मृदा के अंदर पोषक तत्व की कमी रहेगी अर्थात संतृप्ति उस आयन की नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति के अंदर पौधों को वो धनायन कम मात्रा में प्राप्त होंगे। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि मृदा में धनायन होंगे ही नहीं, कम मात्रा में होंगे तो सीधी सी बात है कि वो पौधों को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन यदि वही धनायन किसी प्रकार की मृदा के अंदर ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं तो ये पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से मृदा के अंदर ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होने से पौधों को आसानी से क्या मिल जाएंगे, आसानी से उनको पोषक तत्व के रूप में खनिज पदार्थ मिल जाएंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखना कि धनायन संतृप्ति का मतलब है मृदा में उपस्थित धनायनों की मात्रा। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, मृदा में धनायनों की प्रचुर मात्रा का पाया जाना ही धनायन संतृप्ति कहलाता है। देखो बच्चों, मृदा के अंदर प्रचुर मात्रा में धनायनों का पाया जाना, धनायनों का उपस्थित होना ही धनायन संतृप्ति कहलाता है। यहाँ यदि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में तो कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता का मान यदि ज़्यादा होता है अर्थात मृदा के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर अगर कैल्शियम पाया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पौधे होंगे जिस मृदा के अंदर कैल्शियम संतृप्ति की मात्रा ज़्यादा होगी उस जगह पर जो पौधे पाए जाएंगे, जो फसलें होंगी, उनको कैल्शियम प्रचुर मात्रा के अंदर मिल जाएगा। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि जैसे कैल्शियम संतृप्ति प्रतिशतता ज़्यादा होने पर उस मृदा में पाए जाने वाले पौधों को, उस मृदा में पाए जाने वाले पौधों को आसानी से कैल्शियम आयन प्राप्त, कैल्शियम पोषक तत्व प्राप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, इस स्थिति के अंदर जब मृदा के अंदर कैल्शियम प्रतिशत संतृप्ति प्रतिशतता का मान अधिक होगा, उस स्थिति के अंदर मृदा में उपस्थित जो पौधे होंगे उनको प्रचुर मात्रा के अंदर कैल्शियम मिल जाएगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि कैल्शियम पर संतृप्त प्रतिशतता ही नहीं, अन्य पोषक तत्वों की भी संतृप्ति प्रतिशतता का मान अधिक होने पर उनकी भी पूर्ति मृदा में प्रचुर मात्रा में हो जाएगी। देखो बच्चों, अगला जो फैक्टर है, अगला जो कारक है जो आपकी मृदा
धनायन विनिमय क्षमता के माध्यम से पौधों की जो पोषक तत्वों की पूर्ति होती है उसको प्रभावित करता है, उसके बारे में हम बात करें तो वो दूसरा कारक है संगुणित आयनों का प्रभाव। दूसरे कारक की बच्चों अगर हम बात करते हैं तो वो दूसरा कारक है संगुणित आयनों का प्रभाव। देखो बच्चों, संगुणित आयनों के प्रभाव के बारे में हम यहाँ बात करें उससे पहले अपने को ये जानना आवश्यक है कि संगुणित आयन होते क्या हैं। देखो बच्चों, यदि मृदा के अंदर समान प्रकार के आयनों की मात्रा अधिक होती है या उसी के समतुल्य दूसरे प्रकार के आयनों की मात्रा अधिक होती है तो वो क्या करता है, उसके समान ही दूसरे वाले आयन की पोषक तत्वों को प्राप्ति अर्थात पादपों को उस आयन की प्राप्ति को कम कर देता है। अगर हम ये बात करें कि मृदा के अंदर कोई आयन उपस्थित है अधिक मात्रा में तो वो आयन क्या करता है, अपने समतुल्य दूसरे आयन की पौधों को प्राप्त होने की जो क्षमता होती है उस आयनों को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ये कहलाता है संगुणित आयनों का प्रभाव। और संगुणित आयन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एक आयन जो है उसके समान दूसरे वाला जो आयन हो उसे हम बोलते हैं संगुणित आयन, अर्थात दो समान प्रकृति वाले जो आयन होंगे उनको संगुणित आयन बोलेंगे। जब एक आयन की प्रतिशतता ज़्यादा हो जाएगी तो वो दूसरे वाले आयन की मात्रा को क्या कर देंगे, मृदा में कम कर देंगे, जिससे वो पौधों को कम प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो मृदा के अंदर यदि कैल्शियम आयन की अधिकता हो जाती है, मृदा में यदि कैल्शियम की क्या हो जाती है बच्चों, अधिकता हो जाती है, तो ये क्या करता है, पौधों को पोटेशियम की पूर्ति होने से रोक देता है। कैल्शियम की अधिकता से पौधों के अंदर किसकी कमी हो जाती है, पौधों में पोटेशियम आयन की कमी हो जाती है। इसी प्रकार यदि मृदा के अंदर पोटेशियम आयन जो होता है वो अधिकता के अंदर हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पोटेशियम आयन जो होता है वो पौधों में मैग्नीशियम आयन की कमी कर देता है। तो ध्यान रखना बच्चों, मृदा के अंदर कैल्शियम आयन की यदि अधिकता हो गई तो ये कैल्शियम आयन पोटेशियम आयन की कमी कर देगा, यदि अर्थात पौधों को पोटेशियम आयन की पूर्ति कम मात्रा में होगी यदि मृदा में कैल्शियम अधिकता में है। इसी प्रकार यदि पोटेशियम जो आपके हैं वो आधिक्य में उपस्थित है मृदा में, ऐसी स्थिति के अंदर मैग्नीशियम आयन जो होंगे वो पौधों को कम मात्रा में प्राप्त होंगे। यह जो प्रक्रिया होती है इसे ही अपन संगुणित आयनों का प्रभाव कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं इसको नोट डाउन और कर देता हूँ यहाँ एक बार कि संगुणित आयन को प्रभाव किस प्रकार से होता है। मृदा में किसी विशेष आयन के आधिक्य में होने से वह दूसरे आयन की पौधों को प्राप्यता में कमी कर देता है। देखो बच्चों, मृदा में किसी विशेष आयन के अधिकता में होने से वह दूसरे आयन को पौधों की प्राप्यता में क्या कर देता है, कमी कर देता है। इसे संगुणित आयन प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रिया को संगुणित आयन प्रभाव कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये संगुणित आयन प्रभाव के बारे में यदि हम समझें तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करें, मृदा में कैल्शियम आयन आधिक्य में होने पर यह पौधों में पोटेशियम की कमी
कर देता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयन आधिक्य में होने पर यह मैग्नीशियम आयन की कमी पौधों में कर देता है। बच्चों, ये कमी होने का कारण ये होता है कि ये पौधों में धनायन विनिमय क्षमता जो होती है, अभी अपन ने देखा था कि एक्सचेंज किस प्रकार से होता है। पौधों की मूल रोम की पृष्ठ सतह और मृदा के बीच दो प्रकार से हो रहा था। उस प्रोसेस को कम कर देता है, जिससे मृदा से जो पोटेशियम आयन होते हैं वो कम मात्रा में पौधे की सतह पृष्ठ रोम, जो मूल रोम की पृष्ठ सतह है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं जब मृदा में कैल्शियम आधिक्य में हो जाता है। इसी प्रकार पोटेशियम आधिक्य में जब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ये पौधों की जो मूल रोम की जो पृष्ठ सतह होती है वहाँ तक मैग्नीशियम आयन को पहुँचने में कमी कर देगा। तो ये दो कारक थे। इसके बाद अपन और देखें एक कारक की, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। तीसरा कारक जो है बच्चों वो है कोलाइडों की धारण क्षमता। कोलाइडों के धनायन धारण क्षमता है वो तीसरा कारण है। तीसरा कारक है बच्चों वो है कोलाइडों की धनायन की धारण क्षमता। अब देखो, यदि हम बात करें तो इसका दूसरों प्रकार से अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोलाइडों के प्रकार। देखो बच्चों, ध्यान रखना कि कोलाइड जो होते हैं उनकी धनायनों को धारण करने की क्षमता अर्थात अधिशोषित करने की जो क्षमता होती है वो सबकी अलग अलग प्रकार से होती है। अलग अलग प्रकृति के जो कोलाइड होते हैं उनकी धनायनों को अधिशोषित करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि पौधों को धनायनों की जो पूर्ति होती है वो उस मृदा कोलाइड पे भी निर्भर करती है जिसके अंदर ये पौधे लगे हुए हैं, क्योंकि उस मृदा कोलाइड में कितनी मात्रा में किस प्रकार के आयन को धारण करने की, अधिशोषित करने की क्षमता उपस्थित है, यह कारक आपके फैक्टर है जो ये है वो ये डिपेंड करता है उसकी कोलाइड प्रकृति के ऊपर। यदि उसकी कम या ज़्यादा है तो उसी की मात्रा के अंदर पौधों को उसी प्रकार के जो धनायन हैं वो कम या ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। यदि हम बात करें तो आपके मोंट मोरेनोनाइट की कैल्शियम को जो धारण करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है केओलिनाइट क्ले की तुलना में। मृदा की क्ले की प्रकृति की बात करें तो मोंट मोरेनोनाइट जो क्ले है उसकी कैल्शियम को धारण करने की क्षमता जो होती है वो केओलिनाइट प्रकार की जो क्ले होती है उससे ज़्यादा होती है। इसलिए यदि हमें मोंट मोरेनोनाइट प्रकार की मृदा में कैल्शियम की पूर्ति सुनिश्चित करनी है तो ज़्यादा मात्रा में अपने को चूना मिलाना पड़ेगा उस मृदा के अंदर। तो अपन ने जो ये चर्चा की है उसको अपन एक बार नोट कर लेते हैं। विभिन्न मृदा कोलाइडों की धनायन धारण क्षमता अलग अलग होती है। विभिन्न मृदा कोलाइडों की धनायन धारण क्षमता अलग अलग होती है, जिस कारण यह पोषक तत्वों की पूर्ति को प्रभावित करती है।
जैसे मोंटमोरिलोनाइट मोंटमोरिलोनाइट मृदा की कैल्शियम धारण क्षमता केओलिनाइट मृदा क्ले से ज़्यादा होती है। अतः पौधों को कैल्शियम आयन की पूर्ति प्रचुर मात्रा या पर्याप्त मात्रा में करने के लिए इस मृदा में चूना पत्थर मिलाया जाता है। देखो बच्चों, ध्यान रखना कि मृदा के अंदर जब आपको क्या करना है कि मोंटमोरिलोनाइट प्रकार की मृदा के अंदर पौधों को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की पूर्ति करनी है तो आपको उस मृदा के अंदर चूना पत्थर मिलाना पड़ेगा, अन्यथा उस मृदा में आपके पौधों को कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाएगी। देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे धनायन विनिमय क्षमता और पौधों की उर्वरक मृदा की जो उर्वरक क्षमता और धनायन विनिमय क्षमता। देखो बच्चों, इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी तक जो स्कूल का ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें और स्कूल में संपर्क करके उसके रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड ले लें। थैंक यू, धन्यवाद।